block we are starting. So the group 13 and 14 of the P block is the part of 11th class NCERT, and group 15 to 18 is part of 12th class chemistry. Okay, but when we are starting it, we'll finish up to group 18. Okay, so that's the thing we are going to do. So if you see, we are starting P block elements. So in this block, if you see, when we start with group number, if you take like 13, 14, 15, 16, 17 and 18, and if you talk about period number, so if you are talking about period number at the same time, if we are saying period number, चलो यहीं पे लिखते हैं. So first period, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. These periods are known now. So let's see कौन से element कहाँ पे मिलेंगे, and then we'll start discussing all these things. So now group 13 is, it will start from the second period, है ना? And the last period element is nihonium. Recently named है, इसलिए important भी हो जाता है. This is nihonium. Atomic number is 113. There are 4 elements which have been recently named after IUPAC. मतलब पहले ऐसा होता है कि कोई भी डिस्कवरी होती है किसी एलिमेंट की, then it is named as per the IUPAC nomenclature, जो तुमको periodic properties में बताया होगा. Now उसके बाद क्या होता है कि if it is verified and authenticated by IUPAC, then the country in which it has been discovered is given the right to name it. ठीक है, तो पहले earlier historically कुछ controversies हुई थी जिसकी वजह से ये सब रूल बनाए गए कि first it will be having IUPAC nomenclature. देखते हो UU and UUU इस तरह के नाम, है ना? तो उसको फिर चेंज किया जाता है जब ये वेरीफाई हो. Okay, now it has come back. I think नेट का इशू था. So we are starting it again. So मैं जो बोल रहा था कि जब भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं इनिशियली, बहुत सारे एलिमेंट तो काफी पहले हो गए, बट रिसेंटली जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं उनके लिए रूल बन गया है बहुत ही प्रॉपरली. If one or more countries are claiming that they have discovered a particular element with a particular atomic number, then उसको वेरिफिकेशन के लिए डाला जाता है in IUPAC, and then till then जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है, IUPAC has got the right to name it as per the IUPAC nomenclature. इसलिए वो UU and UUU इस तरह के नंबर्स आते हैं. ठीक है, नेम्स सिंबल आते हैं, उसी के हिसाब से नाम आता है. बट जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, then the country in which it has been discovered authentically has been given the right to name it. And then ये जो निहोनियम है, that is the first element which has been discovered in Asia. Any Asian country जिसने पहला कोई एलिमेंट डिस्कवर किया, that is निहोनियम, which has been discovered in Japan. तो निहोन जापानीज में जापान को निहोन बोलते हैं. That's why उन्होंने इसका नाम निहोनियम रखा, किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा, इन्होंने अपनी कंट्री के नाम पे. ठीक है, so that is निहोनियम. That is this is निहोनियम. इसका एटॉमिक नंबर इज 113. सिमिलरली ऐसे 4 हैं जो रिसेंटली आए हैं, वो इसी लाइन में तुमको मिलेंगे सारे के सारे. I'll write all the names and then I'll tell you. So यहाँ पर you know that कि यहाँ पर हीलियम से स्टार्ट होता है, और फिर लास्ट में यहाँ जो आया that is ऑर्गेनेशन, that is OG से इंडिकेट करते हैं, that is ऑर्गेनेशन. ये भी रिसेंटली डिस्कवर्ड है. तो 4 मैं बता दूंगा कौन कौन से. अदरवाइज if you know all the elements, then
नॉर्मली बुक में तुमको यही सब मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लास्ट पीरियड वाला अभी तक दिखता नहीं है ज्यादा, बहुत डिटेल में स्टडी भी नहीं की जाती है। और थोड़ी बहुत चीजें जो ध्यान में रखने की वो मैं बता। इसके अलावा जो एलिमेंट्स अभी हम लोग लिखेंगे, एक है Fl लिखते हैं, उसके अलावा मॉस्कोवियम इज देयर, एंड देन Lv, दिस इज Lv, एंड देन टेनेसिन भी एक नया डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो कौन कौन से नए हैं, तो एक ये है टेनेसिन एंड ऑर्गेनेशन, दिस इज मॉस्कोवियम, एटॉमिक नंबर 115, देन दिस इज टेनेसिन और ये है ऑर्गेनेशन, ठीक है। तो टेनेसिन इज देयर, TENNES मोस्टली, नाम कंफर्म कर भी सकते हो, एंड दिस इज ऑर्गेनेशन, SSON है मोस्टली। हाँ, तो ये Z इक्वल्स 117 एंड Z इक्वल्स 118। तो दीज आर द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट जिनका रिसेंटली नाम किया गया। ये सब पहले के एलिमेंट है। फ्लेरोनियम है एक, और दूसरा है लिवरमोडियम, ऐसा है, ठीक है। ये चलेगा, ये चारों रिसेंटली इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक की कहानी कहां से स्टार्ट होगी? अगेन जैसा हम लोग जानते हैं कि द होल पीरियोडिक टेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ब्लॉक का नाम भी पी क्यों आया है? क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इनका आने वाला है आउटर मोस्ट शेल का, दैट विल बी NS2 and then NP can be 1 to 6, and that's why you are getting these 6 groups. For P1 this is the group, P2 P3 P4 P5 P6 ऐसा आने वाला है। So this will have outermost, अगर सिर्फ बात करें तो NS2, ऐसे डिटेल में बात करेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की भी, हर ग्रुप में जाके भी कर रहे होंगे। यहाँ पे आएगा NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, and then NS2 NP6. These are the configuration of these groups. अब ये ग्रुप्स जो है, पहले जो नोमेनक्लेचर आते थे, एक CSA नोमेनक्लेचर आता था, एक IUPAC का ओल्ड नोमेनक्लेचर था। उनके हिसाब से ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 होते थे। ये जीरो ग्रुप कहलाता था पहले स्टार्ट में। ग्रुप 3 इसको बोलते थे। तो इसमें CSA नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिस वाज कॉल्ड 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ठीक है। ओल्ड आईयूपीसी के हिसाब से इन्हीं को 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ऐसा बोला जाता था। अब जो रिसेंट नॉमेनक्लेचर, जो न्यू आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर है, दैट सेज कि यहाँ पर ऐसा ए बी करने का नहीं है। स्टार्ट से शुरू किया और एंड तक ग्रुप का नाम 1 से लेकर 18 तक रखा है, इन विच वी आर गेटिंग ग्रुप 13 to 18 इन दिस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पहले इसको नोट करो। Done, sir. Done? बाकी लोगों का? No, sir, 1 minute. Yes, Okay. sir, done. No problem, Sakshi. I'm waiting. गौरव और नितेश का हो गया। Sir, these new elements are radioactive, ना? हाँ, अभी नीचे वाले जितने आ रहे हैं सब रेडियो एक्टिव। दीज आर प्रिपेयर्ड इन लैब मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव। Done, sir. ओके,
सो एक एक करके देखते हैं. जनरल डिस्कशन पी ब्लॉक का पहले बहुत छोटा सा शॉर्ट में करेंगे एंड देन विल मूव टू ग्रुप 13. फिर वहां से पर्टिकुलर ग्रुप की बात स्टार्ट करेंगे. तो पी ब्लॉक के लिए जनरल पॉइंट क्या आता है कि हम लोग पी ब्लॉक में बोलेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात. इफ यू आर डूइंग that is you are having actually 3 type of configurations. Okay, so and one exceptional also that is helium. So general configuration में जब हम लोग बात करते हैं तो outer most shell configuration जो मिलने वाला है हर बार, that is ns2 np126. जैसा मैंने अभी भी बताया था, but it is having an exception and that is helium, which is 1s2 configuration. Okay, so that is the general configuration, but this one helium is having exceptional configuration 1s2. Now इसमें अब 3 तरह के configuration की बात कर सकते हैं. This is the first period में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हीलियम की बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड्स चलेंगे तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, what configuration you are getting? You'll be having an inert configuration and then after that ns2 np, और ये ns2 क्या है, ये एक्चुअली हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन and then 2s2 2p126. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है बाकी एलिमेंट से कि यहाँ आउटर मोस्ट सेल इज द सेकंड सेल इन विच देयर इज नो p सबशेल और p ऑर्बिटल्स, d सबशेल्स और d सबशेल और d ऑर्बिटल्स. इसके कारण देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेकंड पीरियड एलिमेंट की इन दिस ब्लॉक विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे बार बार, इस पे भी डिस्कशन होता रहेगा. सो दैट्स वन थिंग. सो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, नो d सबशेल and outermost shell. ठीक है, that's first thing. Second thing is अगर हम लोग for third period जाएं, now again you are having neon का configuration and then 3s2 3p126. यहाँ क्या है कि यहाँ 3d है, outermost shell में there is a d orbital, d subshell in which there are 5 orbitals. So d subshell is present in outermost shell. That is second type of configuration. तीसरा configuration जो है for fourth and onward periods, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे you'll be having inert gas configuration. जैसे इसके बाद आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, n-1 d10. ये भी आता है, मतलब पेनल्टीमेट शेल में, दैट मींस एक पहले वाले शेल में there is d orbital which will be completely filled. उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग. बट उसके बाद जो आएगा दैट इज नॉर्मल ns2 np126. ये किसके लिए है, यहाँ पे n is greater than equal to 4 से, मतलब फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड से ये चीजें आ रही है. अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, तो d subshells are present in outermost as well as in the penultimate. Penultimate का मतलब होता है just previous than the outermost, that is n-1 जिसको लिखा है, penultimate shell. नोट कर जाओ इसको.
फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और किस टाइप का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। नोट इट डाउन। So what you have written after outermost? Which one? This Last, one? yes. D subshell are present. D subcells are present in outermost as well as in penultimate shell. Penultimate का मतलब outermost से just previous वाला. Penultimate shell, ठीक है. और अगर प्री पेनल्टीमेट कर दे तो n-2 हो गया. जैसे F में आता है ना. F में प्री पेनल्टीमेट में फिलिंग हो रही होती है. Okay, sir. Done, sir. Done, sir. Okay, गौरव. डन सर. ओके, अब आगे बात करते हैं कि ये क्या क्या डिफरेंस क्रिएट करने वाला है. इसको समझेंगे जरा. थोड़ा कंसेप्चुअल है इसमें चैप्टर में. बाद में थोड़ा सा रट्टा तो जाएगा, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं कंसेप्चुअल है, जो सबसे पहले हम लोग वही पे स्टार्ट करेंगे. तो पहली चीज देखो, जैसे यहाँ बोला डी सबशेल है ही नहीं, तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन की जरूरत भी पड़ती है, दे विल नॉट बी एबल टू एक्साइट इट इन डी वन. दैट्स व्हाई देखोगे बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आते हैं कि PCl5 बन सकता है बट NCl5 नहीं बन सकता है ना. तो इस तरह की चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर +5 शो करना है या 5 बॉन्ड बनाने, अगर 5 सिंगल बॉन्ड बनाने, its electron has to be excited to some D which is not present there, and that's why we don't get NCl5. वैसा ही SF6 बनता है, लेकिन O का मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है. नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, उसमें भी एक कोऑर्डिनेट होता है, उससे ज्यादा हो नहीं पाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल्सो कि यू डोंट गेट OF4 या OF6 जैसी चीजें. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन हम लोग देखेंगे जिसमें ये चीज काम आएगी कि व्हाई दे आर हैविंग लिमिटेड वैलेंसी. That is because of the absence of D or vacant D orbital in the outermost shell. That is one point. ये सब लिखवा हुआ मैं आगे. दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि थर्ड पीरियड में भी देखोगे तो थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो एक्साइटेशन वगैरह का इशू नहीं आने वाला है. लेकिन थर्ड से फोर्थ में जाते जाते क्या डिफरेंस अचानक से आता है कि थर्ड के पहले वाले में, मतलब पेनल्टीमेट शेल में, देयर वाज नो डी सबशेल, एंड दैट्स व्हाई डी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. एंड वी नो दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पे आया होगा कि डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है ना. पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी एंड एफ. इस शील्डिंग पावर का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो स्ट्रेंथ एज द रिपल्सिव थिंग. ठीक है, तो रिपल्सिव पावर का स्ट्रेंथ जो होता है वो डी और एफ का पुअर कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई जैसे ही तुम थर्ड से फोर्थ की तरफ आते हो, अचानक से क्या दिखेगा कि वहां पर जो बीच के इलेक्ट्रॉन आए भी है, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रिपल्सन, सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. एंड उसका इफेक्ट देखोगे, एक इफेक्ट बताया गया होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, आई थिंक, कि एल्यूमिनियम का साइज से छोटा हो जाता है गैलियम का साइज, है ना. सो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस इन द ग्रुप में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, बट एल्यूमिनियम के साइज से गैलियम का साइज छोटा होता है. तो ये कंपैरिजन वगैरह हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस तरह की चीजें. तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स. कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे उसी नोट के थ्रू. सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स. The first note,
फॉलो नोट है कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 to 6 होने के कारण यू आर गेटिंग 6 ग्रुप्स इन दिस ब्लॉक and because last electron is coming in the outermost p subshell, so that's why it is p block. So write down in p block the outermost electron is present in a p subshell for each of its elements except कौन सा एक्सेप्शन है? What is the exception? Anyone? हाइड्रोजन ना, हीलियम 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 ना, हीलियम हीलियम बिकॉज इसका क्या है 1s2 हम लोग बोलते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी s में ही है. दैट्स वन पॉइंट. सेकंड पॉइंट जैसा मैंने बताया कि बिकॉज p सबशेल इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 6 ग्रुप्स इन द p block. So a p subshell can accommodate maximum 6 इलेक्ट्रॉन. सबशेल बोला है मैंने, ऑर्बिटल बोलेगा तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, and that's why you are having 3 orbitals which can accommodate 6 electrons maximum. So can accommodate maximum 6 electrons and hence the outermost configuration of p block elements is ns2 np1 to 6 which leads to 6 groups in this block. Okay? तीसरी चीज जो हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, चलो उसको डिफरेंट टॉपिक की तरह बात कर लेंगे. अभी के लिए इतना लिख लो. एक तीसरा पॉइंट लिख लो. The 4 newly discovered elements are present in p block. और कौन कौन से हैं? सबके सब 7th पीरियड में होंगे. तो जैसे पहला जो मैंने बोला NH लिखते हैं, दैट इज निहोनियम. Z इक्वल्स 113. ठीक है, तो दैट इज ग्रुप 13 का पार्ट है. NH के बाद जो दूसरा आता है मॉस्कोवियम जिसको बोलते हैं, सो दैट इज रिटन एज MC मॉस्कोवियम. रशियन डिस्कवरी है इसलिए मॉस्को के नाम पे रखा है. So that is Z equals 115. This is group 13. ये देखो यहाँ नंबर से ही पता चलेगा, यहाँ से पूरा नंबर वही सेम 13, 14, 15, 16 जो है ग्रुप 13, 14, ग्रुप 15 इनका पार्ट बनता है. 100 पे D ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट एंड होता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ से तुम्हारा ग्रुप नंबर डायरेक्ट देख के बोल सकते हो. So group 13, this is group 15. Similarly, you have दूसरा जो है टेनेसिन. So उसको हम लोगों ने दिखाया है TS. So, TS is tennesin, and tennesin will be having Z equals 117 जाएगा ये, क्योंकि ग्रुप 17 का है, हेलोजन के नीचे सबसे नीचे आ रहा है. And the last one is ऑर्गेनेशन. डबल एन है क्या? आई थिंक कि नहीं लिखी है.
Z इक्वल्स 118, इतना नोट करें। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पे डिस्कशन करते हैं। डन सर। ओके, बाकी लोगों का Done, sir. ओके, साक्षी Yes, sir. Yes. ओके। चलो, तो ये दो नोट्स, 3 नोट्स थे इससे रिलेटेड। Now, after general configuration, we'll be talking about oxidation number. So, second thing is oxidation number. So, oxidation number कहां से कहां तक जा सकता है इसमें? तो if outermost shell के N और S दोनों के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लगे, then if you see, जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन कुछ NS2 and NP कुछ भी X है, that is the configuration, outermost shell configuration. If all these 2 plus X electrons are involved in the bond formation, then that X plus 2 will become the oxidation number of that element in a particular group. So with this configuration, दो तरीके से बात की जा सकती है। हम लोग ग्रुप नंबर के हिसाब से चले तो ग्रुप नंबर -10, that becomes the oxidation number of the group maximum, ठीक है, उसी को ग्रुप नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज होती है, उससे लोअर भी जा सकते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में भी जा सकता है, बिकॉज दिस इज द ब्लॉक इन विच यू आर गेटिंग मेटल, मेटलॉइड्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, है ना। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सारे के सारे मिलने वाले किस ब्लॉक में है? तो पी में। बाकी सब में सारे के सारे मेटल्स मिलते हैं ना। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, तो एक काम करो ना, फोर्थ नोट्स पे लिख लो, पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक। एक फोर्थ पॉइंट लिख लो जस्ट नोट में, P block is the only block in which P block is the only block in which we get metals, metalloids and non-metals and non-metals. Rest of the blocks contain only metals. Rest of the blocks, S लो, D लो या F लो, सब में सारे के सारे सिर्फ है उनके पास metals. Rest of the blocks contain only metals. Okay, done? Yes, sir. Okay, चलो अब आ जाते हैं इस पे। दो तरीके से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकते हैं। पहला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ ग्रुप। ये मैं सिर्फ पी की बात कर रहा हूं, बाकी सबके लिए कहानी अलग अलग हो जाती है। सो दैट विल बिकम ग्रुप नंबर -10, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट। अदरवाइज, if the outermost shell configuration is NS2 NPX, then we say
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 2+x। इसका मतलब सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे तो 2+x मिल जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट मिनिमम कौन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेटल्स की बात करें, दैट विल बी 0, है ना, नेगेटिव में नहीं जाता है नॉर्मली। बहुत रेयर कंपाउंड्स होते हैं जहां नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है तुमको नॉन मेटल्स का। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर नॉन मेटल्स अगर हम लोग बात करें, दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -18, और इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन निकेल बोराइड्स या मेटल बोराइड्स में सिर्फ -3 तक जा सकता है, अदरवाइज 13 - 18 gives you -5, which is not possible for बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन में भी बोरॉन के लिए ये चीज वैलिड नहीं रहेगी, बट इसके अलावा कोई भी पूछ दे कार्बन का कहां तक जा सकता है, तो -4 तक जा सकता है। क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, तो 17 - 18 इज -1। क्लोरीन कैन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर कहां जा सकता है, तो ग्रुप 16 का मेंबर है, तो -2 तक जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यू कैन हैंडल ऑल दोस थिंग्स कि मिनिमम कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। बोरॉन एक्सेप्शन है, मतलब वो -5 तक नहीं जा सकता। -5 नहीं जाता ना। ना Yes, sir. Done. इस पूरे ब्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको जितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलना उतना बोल लो, दैट ये ब्लॉक स्टार्ट ही करना चाहिए वहीं से। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सुना है ये, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आया होगा कहीं ना कहीं से, सुना है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आगे भी आते रहेंगे इससे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले समझ लेंगे एक एक करके, एकदम एंड से स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे का रीजन देखेंगे और उसके पीछे का फिर रीजन देखेंगे। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और फिर उसका रीजन क्या हो रहा है और उस रीजन का रीजन क्या हो रहा है, 2 स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, जैसा मैंने बताया कि इफ यू वांट लाइक ग्रुप 13 की बात करें, पहली बात कौन से ग्रुप्स में दिखता है, पी ब्लॉक में दिखता है, वहां भी कहां पे दिखता है, ग्रुप 13, 14, 15, इनिशियल के 3 ग्रुप्स में ये इफेक्ट दिखेगा। वो क्या इफेक्ट है, तो जैसा मैंने बताया कि इफ यू वांट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर -10, है ना। गौरव कहाँ गया, डिस्कनेक्ट हो गया? ओके, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आ जाते तो ठीक है, अदरवाइज विल स्टार्ट। नहीं, चलो ठीक है, आता है तो फिर देखते हैं। सो ये इफेक्ट क्या बता रहा है, जैसे मैंने बताया ग्रुप 13 की बात अगर करें,
तो उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है दैट कैन बी +3 है ना, ग्रुप नंबर -10। ग्रुप 14 की बात करें तो दैट इज 4, क्योंकि ग्रुप नंबर इज 14, so 14 - 10 is 4। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो दैट इज 15 - 10 दैट इज 5। तो ये इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन देखा गया है कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 जितना आता है उस ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेनन है इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल रहे हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो एक पॉइंट लिख लो जस्ट, द इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट डाउन वन, जस्ट वन पॉइंट, देन वील स्टार्ट डिस्कसिंग इट। द इनर्ट पेयर इफेक्ट is observed, the inert pair effect, गौरव जब अभी जस्ट मैं पहला पॉइंट ही लिखवा रहा हूं, the inert pair effect is observed in group 13, 14 and 15. The inert pair effect is observed in group 13, 14 and 15 of the periodic table, of the periodic table. क्या इफेक्ट है ये? So write down. Write down. In these groups, the oxidation number 2 unit less than the maximum oxidation number of the group, the oxidation number 2 unit less than the maximum oxidation number of group becomes progressively more stable, as we go down in the group. As we go down in the group. This phenomenon is attributed to the inert pair effect. This phenomenon is attributed to the inert pair effect. बाकी के पॉइंट्स लिखने से पहले समझ लो इस चीज को कि ये क्या है। जैसा हम लोगों ने इन जनरल बोला है NH2NPX ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अगर हम लोग ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें और फिर ग्रुप 15 की बात करें, तो इनके एलिमेंट्स देखोगे BAl गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। वैसा यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एलिमेंट्स है ना। तो इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए +3, इसके लिए +4, इसके लिए +5। तो अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 अगर मैं कर दूं तो वो जो आएगा दैट विल बी +1, +2 एंड +3।
नाउ दिस फिनोमेनन सेज कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे +3 की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट्स वन पॉइंट। वैसे ही इसमें नीचे जाने पर +4 की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इस ग्रुप में नीचे जाने पर +5 की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड, दैट फिनोमेनन इज एट्रीब्यूटेड टू कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये चीज समझ में आई क्या? रीजन अभी देखेंगे। क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है वो समझेंगे। पहले ये समझ में आ गया कि ऐसा होता है, हाँ हाँ क्या यस होता है ये समझ में आ गया। गौरव एंड नितेश, सर एक को बता दो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसका हम लोगों ने नितेश रह गया, गौरव चला गया ना। इसका हम लोगों ने देखा है कि ग्रुप 13 की अगर बात करें तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाज ग्रुप नंबर -10 है ना, दैट इज +3। इज इट ओके? यस सर। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि इस ग्रुप में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिजल्ट आता है वो ये है कि इस ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे बी के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम स्टेबल एल का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, गैलियम +3 की स्टेबिलिटी और कम होगी, और ऐसे ऐसे नीचे जाने पर +3 की स्टेबिलिटी कम होगी और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इज इट ओके? हाँ सर। तो मतलब ऐसा ही यहाँ टीएल तक वही अप्लाई हाँ। करेगा। हाँ, मतलब टीएल तक ही बात करने वाले हैं हम लोग, 6th पीरियड तक की बात करते हैं। 7th Okay, पीरियड से अनस्टेबल मेटल्स है ना, हाँ सर। दैट्स व्हाई वील बी टॉकिंग अबाउट अप टू 6th पीरियड ओनली। वैसे ही कार्बन से लेकर लेड तक जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं +4 की स्टेबिलिटी कम होगी, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? यस सर। वैसे यहाँ पर +5 की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, ऊपर से नीचे जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। Yes, दैट sir. इज द रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट ओके? यस ना ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले चीज समझते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कैसे करता है कोई एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो जैसा मैंने बताया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो दैट वाज नंबर वाज 2 + x, है ना? इज इट ओके? यस नाउ इफ आई से दिस इज 2 + x, तो ये कितना हो गया? उससे 2 कम x रह गया ना? हाँ 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 ओके सर। हाँ सर। 2 + x, that means this is x, this is 2 + x, then this is x. If this is 2 + x, then this is x. Is it okay? यस सर। तो क्या पता चल रहा है इससे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करने के लिए all these electrons of s as well as p are participating, then only it is showing 2 + x oxidation number, है ना? यस सर। But if I say a particular atom is showing just oxidation number equal to x, इसका मतलब क्या हो गया? पी पार्टिसिपेट कर रहा है सर। S पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, P तो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन S पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। The s electron pair which is not participating is called inert pair. ये नाम समझ में आया क्यों आया? हाँ सर। हाँ सर। Inert pair का मतलब है this s outermost s subshell pair electron pair which is not participating in the bond formation is called inert pair. और इसी के कारण क्या इफेक्ट हुआ कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जा सकता था 2 + x, now it can show only x, है ना? That means the number of electrons which are present only in p subshell. Is it okay? यस सर। तो ये मैंने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था कि +3 की जगह +1 शो करना, +4 की जगह +2 शो करना, ये इफेक्ट था। ये इफेक्ट क्यों आया? बिकॉज s इलेक्ट्रॉन पेयर हैज बिकम इनर्ट। ठीक है? Now the Yes, sir. next level of question will be कि why it is becoming inert, है ना? यस सर। Why the tendency of this electron pair getting inert is increasing downward. ठीक है? तो that is the main part जहां से concept clear होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे तुम ग्रुप से नीचे जाओगे, particularly after this one, जो मैंने बताया था कि जब हम लोग 4th पीरियड ऑनवर्ड जाते हैं तो पेनल्टीमेट शेल में d के इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, है ना? यस सर। n-1d 10 लिखा था, इधर भी n-1 वाला आएगा, लास्ट में तो f वाला भी आने लगेगा 6th पीरियड में जाके, हाँ है ना? यस सर।
अब ये जो डी और एफ ब्लॉक के डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग पावर या रिपल्सिव पावर जो होता है वो पुअर कहा जाता है, मैंने पहले भी बोला था अभी, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, देखो एस और पी के बीच में एक गैप है ना, ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन एस एंड पी। एस नीचे होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, पी में स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ जब एस पार्टिसिपेट कर रहा है वो तभी हो सकता है जब एस और पी के बीच का गैप बहुत ज्यादा नहीं हो। हाइब्रिडाइजेशन में भी ये पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव इक्वल और सिमिलर एनर्जी, ये पढ़ा था ना। यस सर। इज इट ओके? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो एक्साइटेशन की जरूरत पड़ी या नहीं भी पड़ी तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी तो उनकी एनर्जी क्लोज होनी चाहिए एक दूसरे से। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे ग्रुप में जा रहा है नीचे, पर्टिकुलर डी के या एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग पावर बहुत ही पुअर होता है। उसके कारण क्या होता है, एस को जितनी शील्डिंग मिलेगी उससे बहुत ज्यादा पी को मिलेगी, एस को उतनी शील्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि एस का पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होता है ना। इज इट ओके जो मैंने बोला? यस सर। जो शील्डिंग पावर का मतलब है टेंडेंसी टू रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी एस का ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, डी का ज्यादा होता है एफ से, ठीक है। इज इट ओके? दो तीन वर्ड में यूज करने वाला हूं। पहला शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर का मतलब यह स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोल रहा हो तो रिपल्सिव पावर ऐसा समझ, पावर टू रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो डी और एफ का शील्डिंग या रिपल्सिव पावर जो होता है या स्क्रीनिंग पावर जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही पुअर होता है। उसी तरह से पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो वहां भी एस का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है बाहर का इलेक्ट्रॉन जिसको बीच के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं उसकी टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो भी एस का ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे भी कम, एफ का उससे भी कम होता है, ठीक है। सो दो चीजें हम लोग देख सकते हैं इसको, ये सब पीरियोडिक टेबल का है एक्चुअली। सो अगर हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर, तो इसका मतलब है टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, तो वो एस का ज्यादा होता है पी से, पी का डी से, डी का एफ से, ठीक है। और जब हम लोग शील्डिंग पावर की बात करते हैं तो वहां पे दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, टेंडेंसी ऑफ एन आउटर इलेक्ट्रॉन टू गेट अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। तो इसमें एस के लिए जो वो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, पी के लिए उससे कम, डी के लिए उससे कम, एफ के लिए उससे भी कम, ठीक है। दैट्स वन थिंग। वैसा ही अगर हम लोग शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर की बात करें तो इसका मतलब है टेंडेंसी ऑफ एन इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज tendency of an inner electron to repel an outer electron। सो इसमें भी हम लोग बोलते हैं एस का स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग पावर काफी हाई है, पी का काफी ज्यादा है, डी का बहुत कम है, एफ का उससे भी कम, ठीक है। दैट इज द ऑर्डर। नाउ इसका मतलब है एस हैज मोर टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड, तो एनएस विल बी मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, एनपी विल बी लेस क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो वो गैप तो सब केसेस में, इन सारे केसेस में दैट गैप इज देयर, बट इनिशियली जब हम लोग ऊपर होते हैं तो वो गैप बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर जो इनर शेल में जो है, पेनल्टीमेट शेल में डी या एफ के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका शील्डिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं है। दैट्स व्हाई क्या होगा कि जब मान लो एक एस यहां है, पी यहां पे है, इसको भी रिपेल किया जा रहा है, इसको भी रिपेल किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो अगर इसको पुअर शील्डिंग मिलेगी तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा ना। ये समझ में आया क्या?
आई एम रिपीटिंग इट, दिस इज ऑलमोस्ट द ओनली कंसेप्चुअल पार्ट, फिर तो रट्टा तो चलेगा ही अपना, जो मैं सारा लिस्ट बताता चला जाऊंगा ऑर्डर का. दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग, एनएस और एनपी दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है. एनएस इज लोअर इन एनर्जी, एनपी इज हायर इन एनर्जी. ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? यस सर. यस. ना दूसरी चीज अब है, अब समझ लो, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ पे कहीं है जिससे ये रिपेल हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आयरन के पीसेज है जो अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं. बट अब क्या है, ये बिगर आयरन पीस है जिसको मोर अट्रैक्शन मिल रहा है, और ये थोड़ा स्मॉलर है तो इसको लेस अट्रैक्शन मिल रहा है, इसलिए कुछ इतने दूर पे रहेगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा. अब मैं क्या करता हूं, बीच में कुछ चीजें लाता हूं जो इनको रिपेल करे. ठीक है. सो रिपेल जब किया जाएगा तो बीच में आने वाला अगर पुअरली रिपेल करेगा तो ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा. इज इट ओके? देयर इज अ मैग्नेट हियर, फिर से बताओ. देयर इज अ मैग्नेट हियर. ठीक है. ओके. जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये समझ लो एक लार्जर पीस है विच विल बी मोर अट्रैक्टिव, ये थोड़ा स्मॉलर पीस है विच विल बी लेस अट्रैक्टिव. ठीक है, अभी तक क्लियर है? यस. यस. तो ये समझ लो मैग्नेट का मतलब न्यूक्लियस है, ये एस वाला है, ये पी वाला है. ठीक है, ये एस है, ये पी है, तो इसलिए इन दोनों की एनर्जी में फर्क रहेगा. ठीक है. अब यहाँ सिर्फ मैग्नेट नहीं रहता है, बीच में कुछ चीजें ऐसी है जो इनको रिपेल भी करती है. ठीक है. बट नेट इफेक्ट यही आता है कि ये मोर अट्रैक्टेड है, ये लेस अट्रैक्टेड. लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये रिपेल करने वाली चीजें जो आ रही है वो बहुत ज्यादा अगर रिपल्सन ना क्रिएट करे तो ये काफी अट्रैक्ट होने लगेगा ना, बिकॉज इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है. इसको अगर बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं मिला तो ये काफी अट्रैक्ट होगा, ये कम अट्रैक्ट होगा. इज इट ओके? यस सर. नाउ ऐसा होने पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ये पुअरली रिपेलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं. उसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच का गैप भी बढ़ता चला जाएगा ना. हाँ. है ना. तो ये क्या करना चाह रहे हैं हम लोग कि एक एनएस है और एक एनपी है जिसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स जो न्यूक्लियस है, एनएस के लिए मोर अट्रैक्शन है, एनपी के लिए लेस अट्रैक्शन है. बीच में चीजें रिपेल भी कर रही है, उसके बाद में नेट इफेक्ट ये है कि एनएस इज मोर अट्रैक्टेड, एनपी इज लेस अट्रैक्टेड. लेकिन बीच में आने वाली चीजें चूंकि पुअरली शील्ड कर रही है, इसलिए एनएस का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस आ जा रहा है. एनपी उतना नीचे नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि एनपी का पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा नहीं. So even if it is facing poorly shielding the electrons, ये उतना ज्यादा क्लोज नहीं आएगा जितना S आ जाएगा. यस सर. Is it okay? Now ऐसा होने के कारण क्या होगा, NS और NP के बीच का गैप बढ़ गया ना काफी. तुम्हारा डिफरेंस इन एनर्जी बढ़ जाएगा. So that's why जो हम लोगों ने बोला था NS के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन तभी दिखता है जब NS और NP के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं हो. There will be difference always, but वो डिफरेंस बहुत मेजर ना हो, सिग्निफिकेंट ना. ठीक है. यस सर. लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं ये गैप बढ़ता जा रहा है. तो ये गैप बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ये एस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसकी इनर्टनेस बढ़ती चली जाएगी ना. वो कहेगा नहीं बहुत गैप है, नहीं जाना मैं. इज इट ओके? यस सर. यस. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आउटर मोस्ट शेल में, उसकी टेंडेंसी जो है इनर्ट रहने की वो बढ़ रही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो रही है ना. तो जैसे जैसे इस एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर की इनर्टनेस बढ़ेगी वैसे वैसे टेंडेंसी टू गेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कम होती चली जाएगी और टेंडेंसी टू गेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 बढ़ती चली जाएगी. ओके. यस सर. समझा ना तीनों ने, गौरव एंड Yes, sir. नितेश? क्लियर है ना. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखो रिजल्ट कैसे कैसे आएंगे. अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो तुमको बता के नहीं आएगा कि देखो मैं इनर्ट पेयर का क्वेश्चन हूं, मैं तुमको रिजल्ट दिखाऊंगा. ठीक है. जब भी इन तीनों ग्रुप से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ डिफरेंस वगैरह दिख रहा हो, समझो कि कहीं ना कहीं से इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हो रही होगी. ठीक है. तो मैं तुमको एप्लीकेशंस कुछ बताऊंगा जो तुमको दिखेगा पूरे पी ब्लॉक के अंदर, जो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड रहे. ठीक है. ओके. तो एक एक sir. करके पॉइंट लिखे अभी.
Yes, sir. लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था मैंने? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? जस्ट स्टार्ट बताओ मेरे को. In this group, the oxidation number 2 unit less. हाँ ठीक है ठीक है. Why? आगे उसका नेक्स्ट पॉइंट लिख जाओ. राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. राइट डाउन the atoms in these groups, bracket में लिख लो group 13, 14 and 15. The atoms in these groups, in bracket group 13, 14 and 15, have an outermost shell configuration, NS2 NP1 2 3, have an outermost shell configuration NS2 NP1 2 3, have an outermost shell configuration NS2 NP1 2 3. Less valency is explained by the inertness of electron pair in the NS subshell. Less valency is explained by the inertness of electron pair in NS subshell. This electron pair in the NS subshell when doesn't participate in bond formation, is called the inert pair, and its effect in bracket लिख लो, its effect in bracket decrease in valency by 2, its effect in bracket लिख लेना, decrease in valency by 2 is called the inert pair effect. अब इनका भी रीजन हम लोग देख रहे हैं कि ये इनर्टनेस क्यों आई है. तो जैसा मैंने बताया, NS-NP के बीच का गैप अगर बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे NS इलेक्ट्रॉन पेयर की इनर्टनेस बढ़ेगी. सो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. As we go down in these groups, inertness of NS electron pair, as we go down
in these groups, inertness of ns electron pair increases. Inertness of Inertness of ns electron pair, ये ns सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ ns electron pair increases as the energy gap between ns and np subshells increases. As the energy gap between ns and np subshells increases. done sir. This increase in energy gap, last sentence, this increase in energy gap is due to the fact that this increase in energy gap is due to the fact that s electrons are less shielded. Being less shielded का मतलब having more penetration power है ना. As s electrons are less shielded than p electrons, and due to the fact that s electrons are less shielded than p electrons, and going down the group, going down the group, going down the group, going down the group, this gap increases. Going down the group, this gap increases due to poor shielding power of D and F electron, D and F inner electrons, D and F inner electrons. Is it okay अभी तक जो बताया? Yes sir. अब इसमें जो तुम्हारे लिए काम की चीज है, रेयरली ये रीजन वगैरह पूछे जाते हैं जितना डिटेल में मैंने बताया, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, और वो समझने के लिए तुमको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना जरूरी था. रिजल्ट क्या है? सिंपल टर्म में जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी कम होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. दैट इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट. इसके अलावा देखेंगे बाकी रिजल्ट्स भी देख लेते हैं एक करके. सो on results of inert pair effect. सबसे पहला
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी रिजल्ट्स इसी से रिलेटेड रहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इस स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछेगा तुमको, सारे ग्रुप में एक एक करके जाएंगे। बी के +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन एल का +3 की स्टेबिलिटी, देन जीए का +3 की स्टेबिलिटी, देन आईएन का +3, देन टीएल दैट इज थाइलिन का +3 की स्टेबिलिटी। बट व्हेन वी आर गोइंग टू लेस देन दिस मैक्सिमम, तो +1 की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा एल की होगी, उससे ज्यादा गैलियम +1 की स्टेबिलिटी होगी, देन इंडियम +1 की होगी, देन थैलियम +1 की होगी। ठीक है, ये समझ में आया ना? हाँ। सब लोगों को? गौरव एंड नितेश? यस सर। चल गुड। गौरव? या सर। चलो दूसरे में बताओ, कार्बन की कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सिलिकॉन के उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी? +4 ले लेंगे। +4 की, यस। सो +4 की स्टेबिलिटी कार्बन के लिए ज्यादा है देन सिलिकॉन के लिए, देन जर्मेनियम के लिए, देन टिन के लिए, देन पीवी के लिए। ठीक है, वैसा ही अगर हम लोग उल्टा ऑर्डर चाहते हैं तो लेस देन 2 लेस कर देना है, दैट इज +2 की स्टेबिलिटी कार्बन की कम होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी, जर्मेनियम की उससे भी ज्यादा होगी, टिन की उससे भी ज्यादा होगी, और लेड की तो सबसे ज्यादा होगी। जनरली तीसरे ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के +5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन फास्फोरस के +5 की, देन आर्सेनिक के +5 की, देन एंटीमनी के +5 की, एंड देन बिस्मथ के +5 की। सिमिलरली नाइट्रोजन के +3 से ज्यादा स्टेबिलिटी फास्फोरस के +3 की होगी, देन आर्सेनिक के +3 की, देन एंटीमनी के +3 की, और बिस्मथ की तो सबसे ज्यादा होगी +3। दैट्स फर्स्ट थिंग, इसको नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन। हेलो सर। हाँ जी, बोलो नितेश। नहीं सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। ओके, हाँ बीच में नेट जा रहा है, अभी बारिश बहुत तेज है ना। Done, sir. ओके डन सर। ओके, इसी में एक दो और ऑर्डर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन पूछा, तो व्हाट वी से, फर्स्ट 4 मेंबर्स विल हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
जब हम लोग हायर कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमम, लोअर का मतलब मैक्सिमम -2, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन मैक्सिमम -2। लेकिन जो फिफ्थ एलिमेंट है दैट इज ये सारे के सारे, इनके लिए अगर इन्हीं का दोनों का कंपैरिजन पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा स्टेबल है, तो Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। लेकिन अगर यहाँ Sn2+ और Sn4+ में पूछा जाए तो अभी तक यहां तक Sn+4 इज मोर स्टेबल देन Sn2+। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर कुछ कुछ पूछ दिया जाए, so for first 4 members of these groups हम लोग बोलते हैं oxidation number for a given element अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर will be more stable than maximum oxidation number -2। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये नंबर तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, लेकिन स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछा पहले वाले में भी Indium+3 will have more stability than Indium+1, ठीक है, वैसा ही Tin+4 will have more stability than Tin+2। उसके अलावा अगर उधर जाए तो एंटीमनी का भी पूछा जाए तो +5 will be more stable than +3। बट अगर लास्ट मेंबर का पूछा जाए लाइक Thallium+1 will have more stability than +3। Similarly, Pb+2 has more stability than Pb+4, and similarly, Bismuth+3 will be more stable than Bismuth+5। नोट कर जाओ। डन? Yes, sir. बाकी लोगों का नितेश एंड गौरव। Yes, sir, done. नितेश, yes sir। तो ये था पहला इफेक्ट, और इसी के एप्लीकेशन अब तुमको आगे भी दो और रिजल्ट दिखेंगे। दूसरा रिजल्ट है इसी में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर।
जैसे एक स्टेटमेंट देता हूं, CO is good reducing agent while PbO2 is good oxidizing agent. Can you explain this? देखो जरा इसको. Try to explain this. सीधा ऑक्सीडेशन नंबर उससे कहीं हिंट मिले. Anyone? ये देखो ना, ऑक्सीजन अगर -2 में तो ये +2 में है ना ऑक्सीडेशन नंबर. सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन -2 लेते हैं तो दो ऑक्सीजन -4 हो गए, तो ये +4 वाला है. एंड वी नो दैट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से C के +2 से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है C के +4 की. while when we are talking about PV के +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है PV के +4 से. So क्या टेंडेंसी रहेगी, कार्बन अगर +2 में है, इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. वैसा ही PV अगर +4 में है तो उसकी टेंडेंसी +2 में आने की रहेगी. So when we are saying CO is a good reducing agent, that means carbon is in +2 which wants to get the +4, so it will be oxidizing itself, so it will be reducing others. Is it okay? Clear क्या? Yes, sir. No. नहीं, फिर से बताता हूँ. कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, यहाँ पे CO में. Yes. नाउ अभी जस्ट सीखा, कार्बन के लिए अगर हम लोग +4 और +2 कंपेयर करें तो +4 इज मोर स्टेबल ना. Yes. नाउ तो कार्बन अगर +2 में है तो इट विल ट्राई टू गो इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ. When it is trying to go in the +4 oxidation state, it is actually getting oxidized ना. +2 से +4 में जाना is oxidation ना. Yes, sir. खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरों का क्या, Reduce. रिडक्शन. Thing. दूसरों को रिड्यूस करने वाले को तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना. Okay. हाँ. अब इधर Yes. यहाँ PV +4 में है ना. तो अभी जस्ट पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि +4 की स्टेबिलिटी PV के लिए कम है, PV2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है. हाँ. तो PV अगर ऑलरेडी +4 में है तो इट विल ट्राई टू गो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना. Yes. सो +4 से +2 में जाना मतलब खुद को रिड्यूस करना. हाँ. और खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, Oxidize. दैट्स व्हाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Okay. क्लियर है तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड. अब ये एक रिजल्ट है तो इसको नोट कर जाओ, फिर दूसरा रिजल्ट बताता हूँ ऐसे. ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन. पूरी कहानी नहीं लिखा रहा हूं, समझ गए तो खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना.
डन सर। ओके चलो, ये एक रिजल्ट था। बाकी लोगों का हो गया? गौरव एंड साक्षी? Yes, sir. ओके अच्छा, इसी में ये सेकंड वाले में ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में ही दूसरा लिख लो, SN+2 acts as reducing agent. Is it okay? अगेन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। डेफिनेटली Sn+2 से ज्यादा स्टेबिलिटी Sn+4 की है, इट विल ट्राई टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई इट विल ट्राई टू रिड्यूस अदर्स। तो इसका भी रीजन अगर पूछे तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट Sn+2 से ज्यादा Sn+4 की है, it will try to oxidize itself, so it will reduce others. That is second reason. तीसरा इसी में पूछ दे, if it is asking Tl+3 acts as oxidizing agent while Bi+3 is stable. यहां भी देखो वैसे ही कुछ रीजन है। ये ग्रुप 13 का लास्ट मेंबर है जिसके +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है +3 से, जबकि ये ग्रुप 15 का मेंबर है जिसके ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है +5 से। ठीक है, तो यहां भी वही बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग बात करें तो Tl+1 की स्टेबिलिटी Tl+3 से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई ये +1 में जाने की टेंडेंसी रखेगा, दैट मींस खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। बट अगर हम लोग Bi की बात करें, ये ग्रुप 15 में है, इसके +5 की स्टेबिलिटी कम है +3 से, इट विल ट्राई टू बी इन द +3 स्टेट एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। इस सब का रीजन वही इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आता है। नोट इट डाउन। हेलो, हाँ जी, डन सर, डन। डन। बाकी लोगों का? क्या सर? ओके, सो ये थे कुछ रिजल्ट रिलेटेड टू ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर था। एक तीसरा और समझ लो, दैट्स ऑल। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लो, सी पॉइंट लिख लो ना। सो दैट इज अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। इस तरह का लिख सकते हैं, आयनाइजेशन ऑफ salt. Like if you are having Al(I3), its ionization will be like Al3 plus 3I minus, because Al का +3 is more stable. लेकिन Pli3 अगर लिखा हुआ है तो अंडरस्टैंड दैट इसका +1 स्टेबल होता है, तो इट विल बी आयनाइज्ड लाइक Pl+1 plus I3 minus, ऐसा आ जाएगा। वैसा ही एक और है Ga2Cl4। एक्चुअली क्या होता है, गैलियम के लिए दोनों ठीक ठाक स्टेबल हो जाते हैं, +1 +3 दोनों, क्योंकि वो बीच वाला मेंबर है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये कैसा रहेगा, तो Ga plus GaCl4 minus,
ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +1 भी है, +3 भी है, यहाँ पर सिर्फ +1 है, यहाँ पर सिर्फ +3 मिल रहा है। नोट कर जाओ इसको। डन सर। ओके, चलो तो ये था तीसरा रिजल्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ पी ब्लॉक। अब जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। मैं फटाफट लिख ही देता हूँ एक बार को। ठीक है, अगर हम लोग इतना तक ही रखें, आगे भी बढ़ सकते हैं ऐसे तो इनमें से हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे तुम लेफ्ट जाते हो, डाउन जाते हो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर और राइट जाते हो वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनफैक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस मामले में कि मेटालाइट्स कौन कौन से हैं। कहीं पे देखोगे पीरियोडिक टेबल के टाइम पे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, वहां पर ऐसा कुछ इंडिकेट किया हुआ है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर आई थिंक कि इन दोनों को ऐसा इंडिकेट किया हुआ है। कहीं पर इसी चैप्टर में जाओगे, तुम्हारा पी ब्लॉक में जाओगे तो वहां पर लिख दिया है कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है और ये दोनों मेटल है, ऐसा भी लिख दिया है। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। नॉर्मली मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ इन सब को मेटलॉइड्स में रखा जाता है, ठीक है। इधर वाले जितने हैं वो सब मेटल्स में से आ जाते हैं। ये जनरली मेटल्स में आ जाते हैं और इधर वाले नॉन मेटल्स हम लोग ले लेते हैं। इधर मैं ब्लू कर देता हूँ और इधर वाले सारे के सारे नॉन मेटल हो जाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं और डाउन जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। These are considered to be metalloids. These are metals. और इधर वाले सारे के सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, इसको लिख लो। फिर इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि एम्फोटेरिक कौन सा, न्यूट्रल कौन सा,
बेसिक कौन सा और एसिडिक कौन सा। तो जैसे जैसे ऊपर और राइट जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। डन सर। चलो तो बाकी लोगों का नितेश एंड साक्षी। Yes, sir. ओके नितेश। यस सर। चलो ठीक। तो ये एक चीज आ गई, लेकिन हम लोग साथ साथ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक बार जस्ट लिख देता हूं मैं। सो we'll write generally oxides of metals and metals are basic oxide, but some oxides are amphoteric too। ठीक है, तो मैं एम्फोटेरिक की लिस्ट एक बार लिखवा दूंगा। जनरली oxides of non-metals are acidic oxides, but some oxides are neutral too। न्यूट्रल का मतलब है इट डजंट रिस्पॉन्ड टू एनी एसिड और बेस। एम्फोटेरिक का मतलब है इट रिस्पॉन्ड्स टू एसिड एज वेल एज बेस। बेसिक का मतलब इट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू द एसिड। एसिडिक का मतलब इट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू बेसिक। ठीक है, बेसिस। तो एक एक करके देख लेते हैं। दो चीजें मैं बता देता हूँ, बाकी समझ में आता है। नॉन मेटल का हम लोग एसिडिक बोल देते हैं, मेटल का बेसिक बोल देते हैं। और कुछ चीजें हैं जो जिनको हम लोग न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में रहते हैं। तो एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं, इसमें पूरी लिस्ट ही लिखवा देता हूं मैं। ऑक्साइड्स, इनकी लिस्ट अगर पूछे देन थोड़ा एक दो ट्रिक है, थोड़ा चीप सा ट्रिक है। एक लाइन बताया जाता है, जनाबे आली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ऐसा करके एक लाइन बनाया, रटवाया जाता है जनरली। और भी बहुत सारे हैं, जनाबे अली गाए पंजाबी सॉन्ग सुनकर ऐसे सुने, ऐसा करके कुछ कुछ बनाया जाता है। जस्ट आई गिव यू वन तरीका। सो ये हो गया जनाबे अली गाए, देन सुना करे वो, ये हो गया दूसरा सभी आसमां के प्रभु। ऐसा सभी आसमां के प्रभु। और वो सभी आसमां के कौन कौन से, तो 3533 कहां से स्टार्ट करना है, 3533। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स होंगे,
तो जो बच गए उनके जो जो ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन इन चारों के यही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स लेंगे, ठीक है। तो दिस इज हैविंग जस्ट +2 होता है सिर्फ इसका जिंक का, so that's why we'll be writing यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा ZnO, यहाँ पे सिर्फ +2 ही होता है तो BeO, यहाँ एक ही होता है +3 वाला तो Al2O3, यहाँ भी एक लेते हैं नॉर्मली हम लोग Ga2O3 ऑक्साइड के केस में, और इसके अलावा अगर यहाँ पूछा जाए तो +2 +4 दोनों होता है, so that's why इसके लिए SnO भी लेते हैं, SnO2 भी लेते हैं। वैसे पीवी में भी दोनों होता है, तो PbO भी लेंगे, PbO2 भी लेंगे। इन सब के लिए यही पर्टिकुलर ऑक्साइड्स है, तो इसके लिए पूछा जाए तो Cr2O3, इसके लिए पूछा जाए तो V2O5 ओनली, इसके लिए पूछा जाए तो Sb2O3 ओनली, और इसके लिए भी पूछा जाए तो As2O3 ओनली, ठीक है। तो दीज आर द ऑक्साइड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक। और दूसरा जो मैंने बोला, इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड 3 याद रखना है, जो अपने काम का, एक दो और बोले जाते हैं तो, लेकिन बहुत कम, OF2 भी बोला जाता है, बट O2F2 आई थिंक, लेकिन उसको लिखते नहीं है, कहीं लिस्ट में आता नहीं है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स अगर पूछा जाए तो सिर्फ 3 याद रखना है, CO, NO एंड N2, इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। डन सर। ओके, बाकी लोगों का डन। यस सर, डन। ओके, चलो। तो ये था 4th पॉइंट। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ जनरल पी ब्लॉक, देन वी कैन एंटर इनटू द ग्रुप 30। एक लास्ट पॉइंट क्या है, दैट इज द 5th पॉइंट, व्हिच इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ इट्स सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। किसी भी ग्रुप में सेकंड पीरियड एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक में पढ़ा था लिथियम का एनोमेलस बिहेवियर, बेरिलियम का एनोमेलस बिहेवियर, वैसे यहाँ भी जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, बोरॉन का एनोमेलस, कार्बन का एनोमेलस, नाइट्रोजन का एनोमेलस, ऑक्सीजन का एनोमेलस एंड देन फ्लोरीन का एनोमेलस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो 5th इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ, तो यहाँ पूरी लिस्ट में नहीं बताऊंगा, एक दो एग्जांपल दे दूंगा, बट जनरल रीजन क्या रहते हैं वो मैं बता दूंगा। बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इसके लिए अगर रीजन पूछा जाए तो 2 रीजन मेनली है। पहला रीजन होता है उनका स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप, एंड दूसरा होता है कि हम लोगों ने जैसा बात किया कि आउटर मोस्ट शेल में देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो उसके कारण जो इनकी वैलेंसी है जिसको एक्सटेंड कर सकते थे थ्रू एक्साइटेशन इन द डी ऑर्बिटल, वो ये नहीं कर पाते सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, बाकी सब वो कर पाएंगे। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो अगर रीजंस की बात की जाए, इफ आई टॉक अबाउट रीजंस, फर्स्ट रीजन बोलेंगे स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप, हम लोग ग्रुप 18 की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई रिएक्टिविटी वगैरह का कोई पॉइंट नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है एब्सेंस ऑफ वैकेंट या एब्सेंस ऑफ सिंपली डी ऑर्बिटल्स एंड
आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कुछ इफेक्ट्स में बता देता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बन जाता है, दैट इज वन पॉइंट। वैसा ही बोरॉन की कोवैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 4 तक जा सकती है। BCl4 माइनस, BH4 माइनस ये बनता है NaBH4 वगैरह में, वहां तक जा सकता है। जबकि Al जो है 6 तक जा सकता है, AlCl6 3 माइनस तक जा सकता है। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। तीसरा क्या है, ये एलिमेंट्स पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, डी पाई तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, जबकि बाकी मेंबर्स बना सकते हैं। तो ये सब इफेक्ट आएगा तुम्हारे सामने। सो एग्जाम्पल्स, अभी 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूं, हर ग्रुप में जाके हम लोग अलग से देखने ही वाले। पहला, बोरॉन कैन हैव मैक्सिमम वैलेंसी up to 4 while aluminum can have valency up to 6। ठीक है, कोवैलेंसी कर लो तो बॉन्ड्स से रिलेटेड है, कोवैलेंसी लिख लेते हैं, यहां भी कोवैलेंसी कर लो। फॉर एग्जाम्पल BCl4 3 माइनस हो सकता है, BH4 माइनस लेते हैं हम लोग NaBH4 वगैरह में, जबकि AlCl6 3 माइनस तक भी हो सकता है। Na3AlF6 जानते होगे, तो AlF6 भी हो सकता है, AlF6 3 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स वन इफेक्ट। वैसे दूसरा, PCl5 exists but PCl6 doesn't exist. Sorry, NCl5 doesn't exist. ठीक है, वैसे एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं। SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF2 तक एग्जिस्ट करता है, OF4 और OF6 डजंट एग्जिस्ट। सो तीसरा, SF4 एंड SF6 एग्जिस्ट बट OF4 और OF6 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट चलती रहेगी अपनी। कैटिनेशन की बात मैंने की, पी पाई डी पाई ग्रुप 2 पीरियड, सेकेंड पीरियड वाले नहीं बना पाएंगे, जबकि उसके बाद वाले बना पाएंगे। सल्फर सल्फेट आयन में, सल्फेट में पी पाई डी पाई हो सकता है, फॉस्फेट में हो सकता है, बट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह नहीं बना पाता है। तो दीज आर द रीजंस। ठीक है, तो ऐसा लिस्ट देखेंगे हर ग्रुप में, तुमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना लिख लो, बाकी हर ग्रुप में जैसे जैसे एंटर करेंगे वहां पर देयर विल बी अ टॉपिक कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। फ्रॉम ग्रुप 13 से 18 और 17 तक हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो इतना लिख लो, अभी आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे विल एंटर इनटू ग्रुप 13 वाले पे जाएंगे, बोरॉन से स्टार्ट करेंगे। बोरॉन एल्यूमिनियम पढ़ना है वहां डिटेल में, उसको पढ़ेंगे। फिर ग्रुप 14 में कार्बन सिलिकॉन पढ़ना है, थोड़ा बहुत टिन लेड के बारे में भी जान लेंगे हम लोग। नोट इट डाउन। डन सर। Done? Gaurav and Sakshi? No, sir, 1 minute. So 1 minute, yeah. Okay. Sir, how to find out any element's nature by atomic number? Nature means what type of nature you are asking? मतलब acidic, basic और नहीं, neutral. ऑक्साइड वगैरह का जैसे मैंने बताया ना कि मेटल ऑक्साइड जैसे है, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। मैंने एम्फोटेरिक का Okay, बताया, ये तो आया होगा ना केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल में बताया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह देख के नहीं बताया? No, sir. ठीक है, मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट, सो मेरे को रिमाइंड करवा देना। ठीक है, Okay, sir. आई विल एक्सप्लेन यू दैट पार्ट। पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो आया है ऑक्सो एसिड्स का, ऑक्सो बेसिस का, इसी बेसिस पे है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास।
सर मैम ने हाइड्रोकार्बन का भी नोट्स भेजा था, मतलब पीडीएफ हाँ, में। पी मेरे faculty ब्लॉक में का और नहीं कोई भेजा। faculty नहीं है क्या? सॉरी केमिस्ट्री में और कोई फैकल्टी नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? नो। नहीं सर। बात कर रहे हो? हाँ सर, बस आप ही पढ़ाते हो। इतने हाँ में तो सर। पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा 4 घंटे में। ठीक है मैम से मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके इतने ओके कम में सर। तो सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाऊंगा मैं। एक ट्रैक पूरा मुश्किल से करूंगा, ये दूसरा ट्रैक कौन कर पाएगा? ठीक है मैं बात कर लेता हूँ एक बार क्या चल रहा है इधर। हाँ सर। ठीक है चलो। सर डन। ओके चलो फिर आज एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट डे हम लोग ग्रुप 13 में एंटर करेंगे, बोरॉन, देन फॉलोड बाय एल्युमिनियम पे जाएंगे। ठीक है ओके Okay, सर। sir. चलो, ओके विल फिनिश दैट। सर थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय। ओके बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। ओके।